हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सारण क्लासेज। सो आज की बिजनेस स्टडी की क्लास में डिस्कस करेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को, कि टेलर ने अपने मैनेजमेंट सिस्टम को सुधारने के लिए किसी बिजनेस के अंदर क्या क्या साइंटिफिक रूल बताए थे। सो देखते हैं उन्होंने क्या कहा था। FW टेलर ने कहा था कि अगर किसी भी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से करना तो उनको साइंटिफिक तरीके से करना चाहिए, उनके ऊपर साइंटिफिक रूल को अप्लाई करना चाहिए। मीन्स स्टैंडर्ड टूल का यूज करना चाहिए, पर्सनल लोगों को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो क्या कर सके, काम को इफ़ेक्टिव कर सके और जितने भी उसके पास रिसोर्सेज है उनको उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेस कर सके और वो कॉस्ट को कम करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। सो उनको टाइम पर ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सारी बातें किसी ने कही थी, FW टेलर ने कही थी अपने टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। सो देखते हैं क्या है उनकी डेफिनेशन। इट इम्प्लाई कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड टूल, कि जो बिजनेस एक्टिविटी किन के अकॉर्डिंग कंडक्ट करनी चाहिए, स्टैंडर्ड टूल्स, मैथड्स, ट्रेनिंग पर्सनल इन ऑर्डर टू इंक्रीज आउटपुट, इम्प्रूव इट क्वालिटी। ट्रेनिंग देनी चाहिए पर्सनली ताकि वो क्या कर सके, इम्प्रूव कर सके किन के अंदर, प्रोडक्शन के अंदर उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके और कॉस्ट को कम कर सके। एंड वेस्टेज थ्रो इफेक्टिव एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वेस्टेज कम करें और जितने भी उनके पास रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइज, उनको अच्छे से यूज में लेके आए। हैंस इट स्ट्रेस दैट देयर इज ऑलवेज वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। सबसे अच्छा तरीका होता है ये कि उनको बार बार ट्रेनिंग दी जाए ताकि वो प्रोडक्टिविटी के अंदर इम्प्रूव करें। इसी से क्या होता है, एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट आता है। दिस मेथड कैन बी डेवलप थ्रू स्टडी एंड एनालाइज। इस मेथड को तभी डेवलप किया जा सकता है जब हम लगातार उसके ऊपर स्टडी करें, उनको एनालाइज करके चले। देखते हैं टेलर के कुछ प्रिंसिपल थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। उन्होंने फर्स्ट प्रिंसिपल क्या कहा था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि साइंस एक ऐसा रूल नहीं है जो हमें सबके ऊपर मतलब थोपना हो, उसको अप्लाई करना, इतना हार्ड रूल नहीं होता। बल्कि क्या होता है, देयर शुड बी द साइंटिफिक स्टडी। ओनली क्या करना हमें, जो हम टेक्निक्स यूज कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर उनको साइंटिफिक स्टडी तरीके से सोचना और उनको एनालाइज करके चलना कि हर एक एलिमेंट, किसका एलिमेंट, जॉब का, इन ऑर्डर टू रिप्लेस द ओल्ड रूल ऑफ थंब अप्रोचेज और हिट एंड मिस मेथड, कि जो हम पहले से ट्रेडिशनल मेथड को यूज करते आ रहे थे उसकी जगह पर क्या करना, हमें उनको छोड़ के हमें नए रूल्स को रिप्लेस करना, उनकी जगह पर, ओल्ड रूल की जगह पर। बस क्या होता है कि ये न्यू टेक्निक होती है, न्यू टेक्निक के अकॉर्डिंग हमें काम करना ताकि हमारा काम सिंपली हो सके, ईजी हो सके और हम क्विकली कर सकें। और जितने भी ट्रेडिशनल रूल हैं, ये नहीं कि हम ट्रेडिशनल मेथड को बिल्कुल ही भूल जाएं, बल्कि उनको इन्वेस्टिगेट करें कि उनके अंदर हमें क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, हमें किस तरीके से उनको इम्प्रूव करना चाहिए। ये था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। सेकंड क्या था, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कि हार्मोनी का मतलब क्या होता है कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे वो मैनेजमेंट हो चाहे वो वर्कर हो, उनके बीच में मेल मिलाप करवाना, उनको अपने मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे के ऊपर काम को थोपेंगे, नहीं, उनके दिमाग में इस तरीके की आपसी सहमति करना ताकि वो जो कहें वो एग्री हो जाए उनके, और वो भी अपने व्यू दे सके। देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर आई अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करना है तो उनको मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में हार्मोनी बना के रखनी पड़ेगी। वो एक दूसरे के साथ इस तरीके से एलिमिनेट होंगे ताकि वो कन्फ्लिक्ट ना कर सके। किसके रिगार्डिंग, वो हर एक अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको खुद का ही उद्देश्य समझे। कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलाइजेशन, कि हमें ये नहीं करने के चलना चाहिए अकेला मैं करूंगा काम, अकेला मैं करूंगा ना, ऐसे नहीं, बल्कि क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट और जितने भी लेबरर वगैरह होते हैं, वर्कर वगैरह होते हैं, उनको मिलके काम करना चाहिए। इट इज एक्सटेंशन और प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी, इससे थोड़ा सा बढ़के है ये रूल, जो ये मेथड है, ये प्रिंसिपल है थोड़ा सा बढ़के, मीन्स हमें कोऑपरेशन करना चाहिए, मिलके काम करना चाहिए। कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, कि हमें अकेले की बजाय क्या करना चाहिए, हमें सबको मिलकर एक यूनिटी में काम करना चाहिए।
इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग टेलर ने क्या कहा था कि ऐसा नहीं कि एम्प्लॉय अपने सजेशन नहीं दे सकते, बल्कि इतना उन दोनों के बीच में इतना हार्मोनी होनी चाहिए कि वो भी अपने सजेशन किसको, मैनेजमेंट को दे सके, और उनको इनकरेज करना चाहिए ताकि वो अपने सजेशन को रख सके। डिजिस्ट करना चाहिए उनके वर्कर्स को ताकि वो कभी भी स्ट्राइक ना करे, अनरीजनेबल डिमांड ना रखे। ये सारे के सारे पॉइंट इस प्रिंसिपल के अंदर आते हैं। फिर था हमारा फोर्थ, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी, कि हर एक पर्सन को बिजनेस के अंदर क्या करना चाहिए, उनको अपने एफिशिएंटली काम करना चाहिए, अपनी एबिलिटी और जितनी भी उनके अंदर एबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, अपनी पूरी स्किल को यूज करना चाहिए। इट इम्प्लाइज टेकिंग एक्शन फॉर डेवलपमेंट ऑफ competency of all person of an organization after their scientific selection and assigning work suited to their temperament and ability. This will increase the productivity by the utilization the skill of the worker fully. कि हर एक पर्सन को जब कंपनी के अंदर लेके आते हैं तो उसको इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी कम्पिटिटिव होते हैं उनको कम्पीट कर सके, और साइंटिफिक तरीके से उसका सिलेक्शन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज और हर एबिलिटी, ताकि वो अपनी स्किल्स को प्रॉपरली यूज करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। सो ये थे FW टेलर के प्रिंसिपल्स, जो उन्होंने किसी भी बिजनेस के को साइंटिफिक तरीके से करने के लिए इनकरेज करता है। ओके, अब है टेक्निक्स, किन किन टेक्निक्स को यूज किया जाता है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्ट टेक्निक क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। फंक्शनल फोरमैनशिप का मतलब क्या होता है कि पहले से ही कि कौन से डिपार्टमेंट में कितने बंदे होंगे, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर किस बंदे को रखा जाए, तो ये सारे की सारी पहले ही प्लानिंग कर ली जाती है कि सुपरविजन कौन करेगा, एम्प्लॉय कौन होगा, प्रोडक्शन को कौन देखेगा। सो ये सब किसके अंदर आता है, फंक्शनल फोरमैनशिप के अंदर आता है। एग्जीक्यूशन आर सेपरेशन, कि किन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके चलेगा कि अलग अलग कोई भी ना रहे। सुपरविजन इज डिवाइडेड इनटू सर्वल स्पेशलाइजेशन फंक्शन, कि सुपरवाइजर, जो सुपरविजन मतलब हर एक यूनिट को चेक करते रहना, डे बाय डे एक्टिविटी को चेक करना, क्या होता है, सुपरविजन होता है। वो क्या करते हैं, जितने भी स्पेशल फंक्शन होते हैं उनके अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर दिया जाता है। ईच फंक्शन इज टू बी इंटरेस्ट टू ए फोरमैन, मीन्स सुपरवाइजन करने के लिए क्या करेंगे, एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से उसका हेड बना देंगे, अदर डिपार्टमेंट के लिए प्लानिंग के लिए अलग कर देंगे, परचेज के लिए अलग डिपार्टमेंट बना के, सेल के लिए अलग डिपार्टमेंट बना के उनका अलग अलग सुपरवाइजर बना देंगे। देयर आर 8 फोरमैनशिप इन द रिलेटेड प्रोसेस और फंक्शन ऑफ द प्रोडक्शन। हर एक फंक्शन के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर कितने फोरमैन होने चाहिए, 8, ताकि वो प्रोसेस कर सके, उनके अंदर फंक्शनाइज कर सके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। फॉर ईच अंडर प्लानिंग एग्जीक्यूशन हु कीप ए वॉच ऑन द ऑल वर्कर और परफॉर्मेंस, कि 4 बंदे ऐसे प्लानिंग करते हैं कि हर एक वर्कर की परफॉर्मेंस के ऊपर वो निगरानी रख सके, उनको सुपरविजन में रख सके, सुपरवाइज कर सके। सेकंड क्या हो जाएगी टेक्निक, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि हमने ना अपने वर्क के इस तरीके से स्टैंडर्ड फिक्स कर देने चाहिए जिससे कि हमें मैक्सिमम आउटपुट भी मिले और हम काम को सिंपली भी कर सके। ऐसी टेक्निक्स को यूज करना चाहिए। जो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, किन चीज़ों को डेवलप करके चलता है, स्टैंडर्ड्स बना देता है, किन के लिए, बिजनेस एक्टिविटी के लिए, ताकि वो प्रोडक्ट को, आउटपुट को मैक्सिमम कर सके और प्रॉफिट को भी बढ़ा सके। और सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि एलिमिनेशन अननेसेसरी वेराइटीज, कि जिन चीज़ों की हमें जरूरत नहीं हो ना उनको हटा दो, उस टाइप के साइज को भी हटा दो, ग्रेड्स को भी हटा दो, ताकि प्रोडक्शन और सर्विसेज रुके ना। इसके बाद अगर स्टैंडर्ड बढ़ा देंगे और सिंप्लीफिकेशन कर देंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कम होगी लेबर के ऊपर। अननेसेसरी लेबर को हटा दो, अननेसेसरी मशीन को हटा दो, जिन टूल की जरूरत नहीं उनको हटा दो, तो क्या हो जाएगा, लेबर, मशीन एंड टूल के ऊपर कॉस्ट कम होगी। इट लीड टू द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट एंड इंक्रीज द टर्नओवर। अगर इन चीज़ों में से अननेसेसरी को हटा देंगे तो हमें उनके ऊपर, अगर अननेसेसरी लेबर है तो
ज़्यादा सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, वेजेज नहीं देनी पड़ेगी, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होगा, टूल्स वगैरह के लिए एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। सो इससे भी क्या होगा, मैक्सिमम आउटपुट निकल के आएंगे और टर्नओवर इंक्रीज होगा। मेथड स्टडी, सबसे पहले क्या करना चाहिए इस टेक्निक के अंदर, सबसे पहले जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके रिगार्डिंग एक बेस्ट मेथड, एक बेस्ट वे चूज कर लेंगे फॉर डूइंग द जॉब टू मैक्सिमम एफिशिएंसी, ताकि अपने काम को कम कॉस्ट के ऊपर और ज़्यादा कम टाइम में ही पूरा किया जा सके। और किन को यूज करते हुए, जितने भी बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज हैं और कॉस्ट को कम करते हुए, ताकि क्वालिटी भी अच्छी हो सके और कस्टमर को भी सेटिस्फाइड किया जा सके। मेथड स्टडी मीन्स एक बेस्ट तरीका चूज कर लो आप, जिससे क्या कि हमारे एफिशिएंसी भी बढ़े और कस्टमर भी क्वालिटी भी अच्छी दे, ताकि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। मोशन स्टडी, मोशन स्टडी किस चीज को, कि प्रोडक्टिविटी को बढ़ाओ, मूवमेंट करो उसके अंदर, कि इस तरीके से उनको आइडेंटिफाई करो कि कोई भी वेस्ट ना हो, अननेसेसरी इंसिडेंटल चीज़ों को, अनप्रोडक्टिव मोशंस को हटा दो अपने बिजनेस के अंदर से। खाली किन को रखो, जिनकी अच्छे से प्रॉपरली ज़्यादा नीड है। सो क्या होगा, इट टेक लेस इनटू टाइम टू कंप्लीट द जॉब, क्या होगा, कम टाइम लगेगा जॉब को, काम को करने में। टाइम स्टडी, टाइम भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, हमें इस तरीके से अपने स्टैंडर्ड को फिक्स करना चाहिए कि हमारा टाइम भी ज़्यादा ना लगे काम को करने में, कि ऐसा भी होना चाहिए कि टाइम पे काम हो जाए ना, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम टाइम को देखते देखते उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा ले ना। टाइम को इस तरीके से सेट करो कि टाइम भी बचे और कॉस्ट भी बचे। इट डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम टेकन टू परफॉर्म ए वेल डिफाइंड जॉब। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इज टू बी डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, कि कितने हमें एम्प्लॉयड की जरूरत है, कितने वर्कर की जरूरत है। फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम्स एंड डिटरमाइन लेबर कॉस्ट, और जितने भी इंसेंटिव स्कीम्स हैं उनको अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना चाहिए, बिजनेस के अंदर चेंजेस लेके आने चाहिए, मैनेजमेंट करना चाहिए। फिर था फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी के अंदर क्या आता है कि हमें टाइम और जितनी भी रेस्ट की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स कि जो वर्कर होते हैं उनको टाइम फिक्स कर देना चाहिए कि वो वर्कर्स को कितने हावर काम करना है, 8 आवर्स काम करना है या 10 आवर्स काम करना है, ये पहले से ही सेट कर देना चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उससे 24 आवर्स काम लिया जाए ताकि वो बीमार हो जाए तो फिर हमें या तो अदर दूसरा वर्कर ढूंढना पड़े, उसके ऊपर टाइम लगेगा। सो फैटिग स्टडीज सीक टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल इन द कंप्लीटिंग एक टास्क, कि किसी भी टास्क को करने और उसके बीच में टाइम कितना लगेगा, उनके बीच में क्या करके चलती है, ये मैनेज करके चलती है, उस टाइम को कंप्लीट करके चलती है। द रेस्ट इंटरवल विल बी एबल वर्कर टू रिजाइन देयर लॉस्ट स्टेमिना देयर बाय अवॉइडिंग एक्सीडेंट्स, रिजेक्शन एंड इंडस्ट्रियल सिकनेस। सो इसके कारण क्या होता है, टाइम अगर हम उसके अंदर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, रेस्ट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, वर्कर को भी टाइम मिल जाएगा अपने आप को रिलैक्स करने में, वो फिर दोबारा से अच्छे से काम कर पाएगा, ना ही वो वेस्टेज करेगा। डिफरेंशियल पीसीज वेजेज सिस्टम, कि सबसे पहले क्या देखना चाहिए कि वर्कर को उसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग, उसके काम के अकॉर्डिंग ही वेजेस डालना चाहिए, ताकि वो खुश हो और अच्छे से काम कर सके। ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम बाइसनेस करें, चलो ये हमारा रिलेटिव है तो हम इसको ज़्यादा सैलरी दे देंगे ना, ऐसा ना करके क्या करना चाहिए, उसका काम देखो फिर उसको सैलरी फिक्स करो। द डिफरेंटिएट एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर एंड लीग्स वेजेस एंड प्रोडक्टिविटी, की उनकी एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी के अकॉर्डिंग वर्कर्स को वेजेस देने चाहिए। द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे इज एस्टैब्लिश एंड 2 पीसेज रेट आर यूज, हायर फॉर दोज हु अचीव अप, उनके लिए ज़्यादा करो जो ज़्यादा आउटपुट दे रहे हैं। एफिशिएंस जो एफिशिएंट वर्कर है, और कम उनके लिए कर दो जो इनएफिशिएंट और स्लो वर्कर है, उनको कम वेजेस दो। तो वेजेस स्टैंडर्ड हमें फिक्स करके चलने चाहिए। ओके, तो एफडब्ल्यू टेलर ने अपनी कुछ तो मेथड बताए, साइंटिफिक प्रिंसिपल सेट किए हैं, और कुछ उन्होंने बताया कि इन टेक्निक्स को यूज करते हुए अगर मैनेजमेंट करेंगे तो बिजनेस अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएगा। सो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। स्टूडेंट्स, हमारी क्लासेज को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ हमारी क्लासेज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी कोई क्यूरी है प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दे, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच।